और क्या हाल है? अच्छे होंगे सभी। आज पिछले वीडियो से कुछ पर्सन हैं। एक पर्सन है Sc+3 का कलर कैसा होगा, कलर होगा या कलर लेस होगा। दूसरा पर्सन है Fe+2 का बोर मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तीसरा 1.73 बोर मैग्नेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आज के ये पर्सन है, ये आपको सोल्व करके इनके आंसर जरूर बताएं। आप आंसर बताया करो ताकि हमें लगे कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो। यदि आंसर नहीं आ रहे हैं तो आप बताओ कि ये हमें समझ में नहीं आया, इस पॉइंट को आप दोबारा से समझाओ। तो इन चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखें। ये छोटे छोटे पर्सन हैं और इनको अच्छे से आपको सोल्व करोगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, आप वीडियो को लाइक, वीडियो शेयर किया करो ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड होते हैं वो फॉर्मेशन इंडस्ट्राइल कंपाउंड। कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं? इंडस्ट्राइल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं? हमारे पास इनका एटॉमिक रेडियस होती है, जो इनकी एटॉमिक रेडियस है उसके अंदर लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। मोस्टली लेफ्ट टू राइट जाने में, यदि पूरी पीरियडिक टेबल की बात करें, हम पूरी पीरियडिक टेबल की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। क्या होती है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, एटॉमिक साइज भी डिक्रीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो बढ़ता है, जिसके कारण इनकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एटॉमिक रेडियस में ज्यादा चेंज नहीं होता, नॉट मोर चेंज। इनकी एटॉमिक रेडियस में ज्यादा चेंजमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम इनमें इलेक्ट्रॉन जो फिल कर रहे हैं वो n-1d सब सेल में कर रहे हैं, जिसके कारण इनकी एटॉमिक रेडियस क्या नहीं होती? ज्यादा चेंजमेंट नहीं होती। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब दूसरा बात करें, जो इंडस्ट्राइल कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि कुछ स्पेस होता है। एटम जब होते हैं, एटम के बीच कुछ इस प्रकार से एक एटम है, दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, ये 4 एटम है। 4 एटम एक साथ कंबाइन है तो बीच के अंदर क्या रह गया? ये थोड़ा सा स्पेस रह गया। क्या रह गया? कुछ स्पेस रह जाता है, छोटा सा स्पेस रह जाता है क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है। तो बीच में क्या रह जाएगा? कुछ स्पेस रह जाता है। अब इस स्पेस में कोई अदर एलिमेंट्स एंटर कर जाए, दूसरा एलिमेंट्स आ जाए। दूसरा एलिमेंट आने के कारण क्या होगा? ये कंपाउंड किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? इंडस्ट्राइल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है, ज्यादा स्मॉल भी नहीं होता, डी ब्लॉक से लार्ज होता है और एस ब्लॉक से स्मॉल होता है। अब यहाँ पे ये जो स्मॉल स्पेस रहेगा, जिसके कारण क्या कर ले गए, यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। दूसरा एलिमेंट आने के कारण क्या करेगा? ये इंडस्ट्राइल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे इंडस्ट्राइल फॉर्मेशन कैसे करेगा। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कैटालाइट प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी में क्या होगा कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, हमने पढ़ा था वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंटेड करते हैं। कौन सी ऑक्सीडेशन? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो एक तो रीजन हो जाएगा कैटालाइट प्रॉपर्टी का कि ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं? वेरिएबल। दूसरा, इलेक्ट्रॉन कहां पे फिल कर रहे हैं? इनर ऑर्बिट, इनर सब सेल में। इनर सब सेल में होने के कारण भी ये कौन सी प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेड करेगा? कौन सी प्रॉपर्टी दर्शाएगा? कैटालाइट्स। तो ये कैटालाइट्स प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेड
करता है, दर्शाता है, जिसके कारण इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, तीसरा यहाँ पे कह सकते हैं साइज का भी होता है कि इनका साइज जो होता है लगभग इक्विवेलेंट होता है, ज्यादा चेंजमेंट नहीं होता, जिसके कारण क्या करेंगे ये कैटालाइज प्रॉपर्टी प्रदर्शित करते हैं। अब क्या क्या कैटालाइज प्रॉपर्टी दर्शाते हैं ये हमें समझना है। एक हैबर प्रोसेस होती है, हैबर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे। हैबर प्रोसेस के थ्रू हम बनाते हैं अमोनिया, किसका फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन अमोनिया। कैसे बनाएंगे, N2 प्लस H2, N2 और H2 दोनों को मिक्स करेंगे, Fe या M मोलिब्डेनम और आयरन दोनों किसके रूप में डालेंगे, हम कैटालाइटिक के रूप में डालेंगे। जो कैटालाइट, ये तो कैटालाइट्स का वर्क करेगा, ये किसका वर्क करेगा, प्रमोटर का। यहाँ पे ध्यान रखना है कि मोलिब्डेनम हैबर प्रोसेस में किसका वर्क करता है, प्रमोटर का वर्क करता है। दूसरा वेजिटेटिव ऑयल, वेजिटेटिव ऑयल से वेजिटेटिव घी बनाते हैं, तो वो कैसे बनता है, वेजिटेटिव ऑयल से वेजिटेटिव घी निकिल के द्वारा बनता है। निकिल यदि हम इसमें डाल देंगे तो वेजिटेटिव ऑयल से वेजिटेटिव घी बन जाएगा। इस प्रकार से इनकी बहुत सारी कैटालाइट्स प्रॉपर्टी होती हैं। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, ऑक्सीजन से O2 से SO2 का फॉर्मेशन करते हैं, O2 प्लस H2। इसके लिए क्या चाहिए, V2O5, क्या डालते हैं, V2O5। तो इस प्रकार क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा, SO2 SO3 भी ऐसे बन जाएगा। इसके अंदर हम O2 डाल दें और V2O5 डाल दें तो इससे क्या बन जाएगा, SO3 का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये एग्जांपल आपको अच्छे से याद करने हैं कि H2SO4 का फॉर्मेशन कैसे होता है, SO3 प्लस H2O या SO2 प्लस O2 प्लस H2O। जो पूरी प्रोसेस है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में है, सल्फर लेते हैं प्लस ऑक्सीजन लेते हैं, सल्फर एसिड O2 प्लस वाटर बाद में डालते हैं। तो इसके लिए जो कैटालाइट्स वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का ही यूज करते हैं। कौन से कैटालाइट्स का यूज करते हैं, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का। तो इस प्रकार से हम इनका जो यूज करते हैं वो कैटालाइट प्रॉपर्टी में करते हैं। अगला जो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। अगला जो पॉइंट है वो है एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन, एलॉय फॉर्मेशन का फॉर्मेशन, ये एलॉय क्या होते हैं, यदि हम एक कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट में क्या हो, मेटल हो, मेटल, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, सारे के सारे मेटल ही होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल होते हैं। अब इस मेटल के अंदर हम कोई दूसरी मेटल मिक्स कर दें, मेटल के अंदर क्या मिला दें, कोई दूसरी मेटल मिक्स कर दें, तो उसे हम क्या कहेंगे, एलॉय कहते हैं। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का साइज स्मॉल होने के कारण ये अच्छे से एलॉय का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे 3 पॉइंट थे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है ये पता होना चाहिए। इसको आई से लिखते हैं, नीट और आईआईटी में इसके ऊपर खूब सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, डी ब्लॉक से विशेष रूप से आते हैं, लेकिन यहाँ पे डी ब्लॉक की बात करें हम। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, किसको रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यदि हम कितनी एनर्जी उस एलिमेंट्स को दे रहे हैं, एलिमेंट्स को कितनी एनर्जी दे रहे हैं, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। कहां से, आउटर ऑर्बिट से, आउटर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होगी वही क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी।
अब जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। पूरी पीरियोडिक टेबल की बात करें, साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा तो एटम जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के पास आता चला जाएगा, और जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी का अमाउंट इंक्रीज होगा। ये पॉइंट आप अच्छे से समझो। जैसे जैसे साइज छोटा होगा, साइज क्या होगा, साइज जैसे जैसे डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज के। तो ध्यान रखना क्यों होगी कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाएगा तो इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। न्यूक्लियस के पास यदि जितनी ज्यादा पास इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां से इसको रिमूव करने के लिए इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो ये पॉइंट आप समझ गए। अभी अभी ये भी बताया था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनके साइज में कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, उनके साइज में क्या नहीं होता, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, जिसके कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में भी कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है वो लगभग, साइज जो होता है वो लगभग इक्विवेलेंट होता है, जिसके कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो जिंक की होती है, 3D सीरीज की बात करें, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, सबसे छोटा होता है। अब इसके बाद मोस्टली जो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट और सेकंड की होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, सबसे कम Sc की होती है, इसके बाद ये इंक्रीज होती जाती है लेकिन इरेगुलर रूप से होती है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है सबसे कम Ec की होगी, सेकेंडियम की, फिर टाइटेनियम की, वैनेडियम की। तो इस प्रकार से ये होती है। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से याद करो। कोई भी समस्या है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, उसका सॉल्यूशन हम जरूर करेंगे।